हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम जजमेंट मैं लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, आज के समय पे जो क्राइम है वो अधिकतर आप देख रहे हो मामले किस प्रकार के आ रहे हैं, या तो मैट्रिमोनियल आ रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी में फ्रॉड के मामले आते हैं। बाकी के जो क्राइम है उनसे कई ज्यादा संख्या में मैट्रिमोनियल विवाद और प्रॉपर्टी के विवाद आते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी में फर्जीवाड़ा कर दिया गया या प्रॉपर्टी किसी और की थी बट किसी और की बता करके बेच दी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस प्रकार के विवाद बहुत ज्यादा होते हैं और एक आम आदमी के जीवन में भी ये परेशानियां आती हैं, क्योंकि यदि आप मैट्रिमोनियल विवादों में भी हैं वहां पे भी प्रॉपर्टी का मैटर आता है, क्योंकि कई बार आप प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से खरीद लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि वाइफ हस्बैंड के नाम से खरीद लेती है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। फिर बात आती है ओनरशिप की और क्लेम्स होते हैं तरह तरह के। तो यानी कि ये जो मैटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा आज की इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। उद्देश्य मेरा यह है कि साधारण लैंग्वेज में आप तक जानकारी पहुंचे, ऐसा ना हो कि जो टिपिकल लीगल लैंग्वेज होती है वो आप तक पहुंचे तो फिर वहां पर समझना कई लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही साधारण शब्दों में आज का ये जजमेंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए इस प्रकार के वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको मामला समझा देता हूं। मामला क्या था, यहां पर एक व्यक्ति था, उसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी 1980 में किसी व्यक्ति को दी। अब दोस्तों, आपको पता है कि जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो उसको अधिकार हो जाता है हमारी तरफ से सिग्नेचर करने का और कुछ पर्टिकुलर काम करने का। अब जब उसके पास ये पावर आ गई, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी आ गई, तो उसने क्या किया, उस बंदे की जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए 2 सेल डीड करी। जो पहली सेल डीड थी, यानी कि जो सेल डीड उसने अपने बच्चों के नाम जिसमें प्रॉपर्टी को किया था, वहां पर सेल कंसिडरेशन प्राइस 5,500 रुपए दिखाया गया था। और जो दूसरी सेल डीड थी जिसमें उसने प्रॉपर्टी का बचा हुआ भाग अपनी वाइफ के नाम किया था, वो 6,875 रुपए दिखाया गया था। अब दोस्तों, जब इसकी जानकारी उस व्यक्ति को हुई तो उसने इनिशियली 2 सूट फाइल कर दिए। पहला सूट जो है वो उस व्यक्ति और उसके माइनर सन्स के खिलाफ फाइल किया, और दूसरा सूट उस व्यक्ति और उसकी वाइफ के खिलाफ फाइल किया। उसने ओरिजिनली ये जो सूट फाइल किया वो इंजंक्शन के लिए किया और उनको रिस्ट्रेन करने के लिए किया कि वो उसके जो पोजीशन में प्रॉपर्टी है उसमें इंटरफेयर ना करे, और अल्टरनेटिवली ये प्रेयर करी गई कि उसको पोजीशन दिला दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने उसकी दोनों जो सूट थे उनको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। इसके बाद जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला टाइम बार्ड है, क्योंकि जो दोनों सूट हैं वो 1985 में फाइल किए गए हैं, जबकि 1981 में सेल डीड की गई थी। इसके बाद दोस्तों, जब अपील सुप्रीम कोर्ट में गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ध्यान से देखा, और यहां पर एक सीधी सी बात, एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने सभी के लिए दी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये गाइडलाइन बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी हाल ही में, अभी जस्ट एक दिन पहले 22 नवंबर 2021 को ये गाइडलाइंस दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जस्ट एक दिन पहले। और ये बहुत लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा कि यदि आप कोई सेल डीड करते हो, मतलब कि आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो उसके बदले में जो कंसिडरेशन प्राइस होता है उसका लिया जाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो बेच रहा है उसको कंसिडरेशन प्राइस मिलना चाहिए। अब पहली सेल डीड में कंसिडरेशन प्राइस 5,500 दिखाया गया था और दूसरी सेल डीड में कंसिडरेशन प्राइस 6,875 रुपए दिखाया गया था। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था जिससे पता चले कि इसका भुगतान हुआ है। यह सेल डीड में तो दिखाया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई पेमेंट नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने यह माना कि जब तक कंसिडरेशन नहीं है तब तक सेल मानी ही नहीं जा सकती। यानी वो सेल डीड आपकी नल एंड वॉइड होगी अगर उसमें कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस केस में कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों बच्चे माइनर थे, वाइफ उस समय कोई काम नहीं करती थी, एविडेंस कोई है नहीं कि किसी प्रकार का भी पेमेंट हुआ था। तो ये जो सेल डीड है ये तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो गई, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं था। तो अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि गिफ्ट डीड की जगह सेल डीड कराते हैं और वहां पर कंसिडरेशन मेंशन तो कर देते हैं लेकिन एक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो ऐसे केस में वो सेल डीड नल एंड वॉइड मानी जाएगी। इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, और ये जो जजमेंट है इससे आप में से कई सारे लोगों को फायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी लेटेस्ट जजमेंट होते हैं उसे मेरी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द आपके सामने ले आऊं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिन की वजह से भी किसी को नुकसान हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे किसी को कोई चीज पता चलती है और उसका फायदा उसको मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएंगे, और इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने अपने मामलों की परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने मामलों में यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। ओए बाय कर दो, बाय।